Hello student, welcome to my channel Bharat Academy, and today we shall discuss about binomial distribution. Before starting binomial distribution, let us get acquainted with a few terms related to the frequency distribution. देखिए, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है. Frequency distribution can be divided into two parts. First is observed frequency distribution and second one is expected frequency distribution, which is also called theoretical frequency distribution. और अभी आपको बता देंगे कि जो ये theoretical frequency distribution है इसी का एक part होता है binomial distribution. Now we start first as an observed frequency distribution. What is observed frequency distribution? Observed frequency distribution are those frequency distribution which are based on actual data or observed data. Observed frequency distribution वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमें एक्चुअल डेटा से मिला होता है, जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाई देती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द कॉलेज, द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये किसी कॉलेज से हमने डाटा लिया, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहा. 0 से 20 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स के, 20 to 40 मार्क्स आए 11 स्टूडेंट के, 40 to 60 मार्क्स आए 19 स्टूडेंट्स के, 60 to 80 आए 4 स्टूडेंट्स के, 80 to 100 आए 1 स्टूडेंट के. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो गया. तो इस तरह के डाटा जो सामने हमें दिखाई दे रहे एक्चुअल डेटा पे जो नज़र आता है, उससे जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है. सेकेंड वन थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इसको. इसको कई जगह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. तो on the other hand, if the frequencies are obtained mathematically under certain predetermined hypothesis or assumption or by following certain probability rules are called theoretical distribution or probability distribution. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरी तरफ वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रीक्वेंसी जो हमें मैथमेटिकली निकालनी पड़ती है, कभी एजम्पशंस लगा करके, कभी मैथ्स के फॉर्मूले लगा के, कभी प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट रूल्स लगा करके, एडिशन रूल्स, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटी के रूल लगा करके जो हम फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, उन फ्रीक्वेंसी को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. मतलब कहने का मतलब ये डायरेक्टली नहीं दी होती हैं, हमें इनको मैथमेटिकली निकालना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी लॉज लगा करके, प्रोबेबिलिटी रूल्स लगा करके, सर्टेन हाइपोथेसिस बना करके, तब जाके हम इन फ्रीक्वेंसीज को निकालते हैं. हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है ये मैथमेटिकली. तो अभी बताया था कि इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. एंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आर नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस. वो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जिसमें हम जो हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे बेस्ड नहीं होती, हमें इनको कैलकुलेट करना पड़ता है मैथमेटिकली. तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिर से दो तरह का होता है. द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज your discrete probability distribution और second one is called continuous probability distribution. अभी बताता हूँ मैं आपको कि discrete probability distribution क्या होता है, continuous probability distribution क्या होता है. फिर से जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन, आई मस्ट से. और जो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है. डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज दिस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज कंसर्न्ड विद द होल नंबर्स ओनली. इसमें जो भी हमारे डेटा वैल्यूज होंगे वो हमेशा होल नंबर्स में रहेंगे. जैसे इफ यू रोल ए डाइस, जब लूडो के गेटों को आप फेंकते हैं, इसमें वेरिएबल्स हो गए आपके, कभी हमें 1 मिलता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, ये वेरिएबल्स हैं एक्स.
बट जब हम किसी डाई को रोल करते हैं, किसी लूडो की गिट्टी को फेंकते हैं, तो एक्स की वैल्यू 1.2, 2.5, 3.57, 5.7 वगैरह थोड़ी मिलती है, डेसिमल में थोड़ी होती है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें हमारे जो डाटा वैल्यूज होंगे वो हमेशा होल नंबर में रहेंगी, डेसिमल में नहीं होंगी। और सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ फैमिली, जैसे हम कह सकते हैं किसी फैमिली में कितने लोग हैं, हम यही तो बोलते हैं 4 मेंबर्स हैं फैमिली में या 7 मेंबर्स हैं, ये थोड़ी बोलते हैं कि 4.5 मेंबर हैं फैमिली में। नंबर ऑफ डेथ्स ये भी होल नंबर में हम दिखाते हैं। बर्थ इन हॉस्पिटल, दिस इज अगेन इन होल नंबर। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस केस द डाटा वैल्यूज अंडर कंसिडरेशन is allowed to take any value within the given range। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डाटा वैल्यूज होती है वो सर्टेन रेंज के बीच में होती है, कोई भी वैल्यूज हो सकती है उस रेंज के अंदर उनकी। जैसे मैं कहूँ द वैल्यू में लाई अंडर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, up to 70 to 80। तो मैं कहूँ अगर किसी का वेट 65.4 kg है तो किस रेंज में लाई कर रहा है, 60 to 70। तो ये 65.4 kg वो तुम्हारा 60 और 70 kg के बीच का जो रेंज होगा उसमें उसमें लाई करेगा। तो 60 और 70 के बीच में जितने भी नंबर है, 60.1, 60.2, 60.4, 60.5, 60.9, ये जितने भी नंबर बना सकते हैं हम, वो सारे के सारे हमारे इस रेंज में लाई करेंगे 60 to 70। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसी तरह के डाटा वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो अभी अभी बताया आपको कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डाटा वैल्यूज होती हैं वो हमेशा होल नंबर में होती हैं। ये अगेन दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। फर्स्ट वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज पॉइसन्स डिस्ट्रीब्यूशन। और अभी भी बताया था कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि डाटा वैल्यू सर्टेन रेंज के बीच में लाई करती है। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक तरह का डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्नौली, हेंस इट इज आल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बर्नौली ने इजाद किया था, इसीलिए इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम, जबकि हमारे पास दुनिया भर के प्रोबेबिलिटी के रूल्स है, प्रोबेबिलिटी लॉज हमारे पास है, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दुनिया भर के हमारे पास है, बायस थ्योरम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, व्हेन टू बी यूज द बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंटरेस्टिंग है, ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये इतनी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहे हैं कि कब और क्यों हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। देखिए, इस एग्जांपल से मैं आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस सिचुएशन। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वन टाइम, अगर किसी सिक्के को आप एक बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं उसमें, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो गया 2, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड तो एक ही तरह से आ सकता है भाई, एच लिखा है तो एक ही तरह से आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इस केस में, जिसको कि स्मॉल पी से दिखाते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट विल बी 1/2। तो एक बार अगर सिक्का उछला तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर उसी सिक्के को अगर दो बार उछालूं, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम और इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक ही मतलब है इसका। तो अगर दो बार उछाला जाए सिक्का तो टोटल क्या क्या केस हो सकते हैं, हमारे सैंपल स्पेस बनेगा जो एच एच हो सकता है, पहले में भी एच आए दूसरे में भी एच आए, ये केस हो सकता है एच एच। दूसरा, पहले में एच आए दूसरे में टेल, या एस टी हो सकता है। पहले वाले सिक्के में टेल आए ऊपर और दूसरे वाले सिक्के में हेड आए तो टी एच हो सकता है, या दोनों में टी टी टेली टेल आए तो टी टी। ये 4 केसेज है, एच एच एस टी टी एच टी टी, ये टोटल पॉसिबल केसेज है व्हेन वी टॉस 2 कॉइन्स, आई मस्ट से। ये तो टोटल सैंपल स्पेस हो गया। लेकिन अगर कहेगा इवेंट फॉर गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड तो मुझे एक ही तरह से मिल रहा है एच एच। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड है पी, वो हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल मेरा एच एस तो एक ही तरह से निकल सकता है, जबकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरे 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड
in tossing of coin 2 times, this is 1/4। ये भी मैं बड़ी आसानी से निकाल लेता हूँ। इसी तरह से if a coin is tossed 3 times, अगर 3 बार अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, सिक्के को, तो मेरा टोटल पॉसिबल क्या क्या रिजल्ट्स इसमें निकल सकते हैं, आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको सैंपल स्पेस बनाते हैं। तीनों कॉइन में या एच 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 निकले, ये एक केस हो सकता है। एच एस टी निकले, पहले और दूसरे में एच और तीसरे में टी, एच एस टी। इसी तरह से चलते चलते दुनिया भर के ये हो सकते हैं। लास्ट में तीनों ऐसा भी हो सकता है कि तीनों में टी 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 निकले, ये भी एक केस हो सकता है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इन टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, इसमें ये आप गिनेंगे तो ये 8 होंगे। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमेशा 2 की पावर n होता है। अगर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टॉस्ड द कॉइन, यहाँ 3 बार हो गया तो 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आप गिनेंगे तो ये 8 ही निकलेगा। अगर मैं कहूँ कि ई कोई इवेंट है, इवेंट फॉर गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, तो इस पूरे सैंपल स्पेस में देखो कहाँ कहाँ एक ही बार हेड निकला है। एक तो एच टी टी, इसमें भी हेड एक ही बार है। दूसरा टी एस टी, इसमें भी हेड एक बार है। तीसरा टी टी एच, इसमें भी हेड एक बार है। तो यहाँ 3 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस निकल रहे हैं जब मुझे एग्जैक्टली 1 हेड मिल रहा है। अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड निकालो पी, तो वो हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल आप देख रहे हैं 1 हेड आने की ये 3 है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है ये 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, दिस इज 3/8। मतलब कहने का मतलब, जब मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो मैं प्रोबेबिलिटी बड़े आसानी से निकाल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल निकाल सकता हूँ। अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो तब भी मैं इसमें प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड या दुनिया भर के जितने भी बना सकता हूँ मैं प्रॉब्लम्स, इससे क्रिएट कर सकता हूँ। 2 हेड, 1 हेड, 3, इस तरह से बना सकता हूँ। तो अगर मैंने कॉइन को 3 बार टॉस किया तब भी मैं निकाल सकता था। 3 बार टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकले 8। फेवरेबल मेरे डिपेंड करेगा कि इवेंट क्या है। एक हेड है तो यहाँ 3/8 आ गया, यहाँ तक भी ठीक चल रहा है, प्रोबेबिलिटी के रूल चल रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे कि बट ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार कॉइन टॉस किया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो यहाँ मैं फंस गया। देखिए 3 बार कॉइन को टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बड़ी मुश्किल से मैं निकाल पाया कि 8 होते हैं। एच 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 टी करके इस तरह से देखे मैंने, ये 8 होते हैं। लेकिन अगर 10 बार कॉइन को टॉस करूंगा मैं, तो चलो एक दो चीजें तो निकाल भी लूंगा कि एच 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 10 बार लिख लिया, टी 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 10 बार लिख लिया, लेकिन ये बीच के कौन निकालेगा, कैसे मुझे पता चलेगा कौन कहाँ पे है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। और उसमें से भी 7 हेड, 7 बार हेड एच 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 7 बार लिखना, फिर 3 जगह टी टी टी, वो कई केसेस हो सकते हैं। तो अंडर दिस situation we cannot solve it by normal probability procedures or it will take too much time। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज हो। 3 तक तो मैं झेल गया इसको, लेकिन 3 के बाद अचानक कह दिया उसको उसने कि कॉइन को 10 बार टॉस करिए, तो 10 बार टॉस करने में ही मुझे सैंपल स्पेस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि 7 बार हेड आना चाहिए, तो मैं कैसे, मेरे लिए बड़ा टिपिकल हो रहा है इसको इस तरह से समझना भी और इसको सॉल्व करना भी। तो इस तरह की सिचुएशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर लार्ज, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्रोसीजर्स को हम नहीं फॉलो कर सकते, और अगर कोई कर भी ले इसको सॉल्व तो इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा और इतने में तुम्हारा एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा। तो अंडर दिस सिचुएशन वी अप्लाई द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना इंटरेस्टिंग है। These are the conditions under which the binomial distribution is applied। ये conditions है सारी सारी, अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्यों और कब मैं binomial distribution को अप्लाई करता हूँ। सबसे पहला है the number of trials are too large। इसमें देखा आपने, एक बार कॉइन को टॉस किया आसानी से मैं निकाल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल जो भी निकालना। 2 बार क्या, उसमें भी आसानी से निकाल गया। 3 बार क्या, आसानी से निकाल गया। जब मैं 10 बार या 20 बार बोलूंगा तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो यही है फर्स्ट कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज बट फाइनाइट। बड़े तो हों, लार्ज तो हों नंबर ऑफ ट्रायल्स, लेकिन इतने लार्ज भी ना हो कि मैं गिन ना पाऊँ। वो फाइनाइट होने चाहिए विच आर काउंटेबल, जिसको काउंट भी कर सको। The number of trials are too large but countable।
सेकंड पॉइंट, द वेरिएबल्स शुड बी डिस्क्रीट। जो भी हम वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन में, वो डिस्क्रीट होना चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब डाटा वैल्यूज हमेशा होल नंबर में होने चाहिए। वैल्यूज ऑफ एक्स शुड बी 1 2 3 4 5 6। जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये होल नंबर में आता है, ये कभी भी 1.5 या 2.1 नहीं होगा। थर्ड ये है, द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट्स उन इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन दिस इवेंट्स। अगर उन इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उन इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो तीसरी शर्त यह है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इवेंट लेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 निकालूंगा, दो के टोटल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट भी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ये होगा। Next condition is the events are exhaustive. Events are complete in itself to form a universe. मतलब जो भी इवेंट आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ले रहे हैं वो एग्जॉस्टिव होने चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब उसके अंदर जितने भी इवेंट्स होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो कुल मिला के यूनिवर्स बनना चाहिए। कहने का मतलब जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए भाई, यही मतलब है एग्जॉस्टिव का। जैसे इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दो ही चीजें होती है, या तो हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यू नो, इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन दिस इज हाफ। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल दिस इज अगेन हाफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की E1 बोल दिया, कि टेल आने की E2 बोल दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 probability getting head plus probability of E2 probability getting tail, you can say the half plus half this is 1। यही मतलब है एग्जॉस्टिव का, जितने भी इवेंट हो उनका प्रोबेबिलिटी का सम इट शुड बी 1, यही मतलब है एग्जॉस्टिव का। नेक्स्ट, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक ट्रायल जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हैपनिंग ऑफ वन इवेंट मस्ट नॉट इफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। कहने का मतलब जितने भी इवेंट्स लेंगे दो शुड बी इंडिपेंडेंट। एक का होने का या ना होने का दूसरे के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी है हेड आने की हाफ, तो मैं सेकेंड टाइम भी हेड ही आएगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो सेकेंड ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट। तो कह सकते हैं कि अगर पहले में हेड हेड आने का हाफ आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरे दूसरे ट्रायल में हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। इस तरह के इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। यही कंडीशन होनी चाहिए यहाँ। नेक्स्ट, ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम्स। किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो ट्रायल्स होंगे उसके दो केसेस हो सकते हैं, दो आउटकम्स होंगे। अकरेंस ऑफ वन विल बी नोन एज सक्सेस, उसके एक के होने को सक्सेस बोलेंगे जिसको P से दिखाते हैं। और अकरेंस ऑफ अनदर दूसरे के होने को फेलियर बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय Q। और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा P प्लस Q, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक को होने को बोलते हैं, दूसरे को होने को फेलियर बोलते हैं, उसको Q दिखाते हैं। तो P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए इन टॉसिंग ऑफ ए कॉइन हमने कहा था इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एवरी ट्रायल हैज टू आउटकम्स। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी ट्रायल के दो आउटकम निकलते हैं। जैसे आप कॉइन को टॉस कीजिए तो इसमें भी दो ही आउटकम निकलेंगे, या तो तुम्हारा हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। दो ही केसेस है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इन एग्जाम, आइदर यू क्लियर द एग्जाम और यू फेल द एग्जाम। क्या एग्जाम में बैठते हो तो दो आउटकम निकलते हैं इसके, या तो तुम पास होते हो या तो तुम फेल होते हो, इसमें भी दो आउटकम है। तीसरा एग्जांपल जो मैं दे सकता हूँ वो ये है कि इन केस ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, दो चांसेस होते हैं, या तो मेल होगा बच्चा या फीमेल होगा। तो ये इस तरह के केसेस को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में डील करते हैं व्हेन द ट्रायल हैज टू आउटकम्स। नेक्स्ट, इस तरह से ये कंडीशंस है सारे सारे, दीज आर द कंडीशंस अंडर व्हिच वी अप्लाई द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, अब आते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये एक्चुअल में होता क्या, ये तो कंडीशंस थी कि कब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही वी विल डिस्कस दिस टाइम। लेट एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n ट्रायल। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम n ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हैं।
किसी भी एक्सपेरिमेंट को n बार हम कर रहे हैं, कहने का मतलब। लेट द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इन एनी ट्रायल इज कॉल्ड सक्सेस। अगर किसी इवेंट के होने के, हम किसी भी इवेंट का किसी भी ट्रायल में होने को सक्सेस बोलते हैं, और इट्स नॉट नॉन अकरेंस, इट्स नॉन अकरेंस इज कॉल्ड फेलियर, और उसके नहीं होने को फेलियर बोल देते हैं। मान लीजिए लेट पी, हमने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल की बात हो रही है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1, p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं q इज इक्वल टू 1 माइनस p। अब देखिए आगे किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। अब लेट अस अज्यूम दैट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये मान के चल रहे हैं कि सारे ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिपेंडेंट हैं, पहले के होने ना होने का दूसरे के होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल, और ये मान के चल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज द सेम इन ईच ट्रायल, हर एक ट्रायल में। जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं तो हर बार हेड आने को हाफ ही तो निकलता है। तो लेट अस क्लेम दैट वी हैव एंड, सपोज कीजिए हमारे पास एंड ट्रायल्स है। अब आप गौर से देखिए, ये सारे जो हमारे इवेंट्स हैं, तुम्हारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और टोटल ट्रायल्स हैं एन। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस कहता हूँ, आर टाइम सक्सेस रहती है मेरी, किसी इवेंट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आर टाइम सक्सेस की है, और टोटल ट्रायल है एन। तो उसके ना फेलियर होने की या ना होने की कितना बच जाएगा, एन माइनस आर। ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर टोटल ट्रायल्स है एन, आर बार कोई इवेंट सक्सेस हो रहा है, उसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आर टाइम्स है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल में से घटा दो एन माइनस आर टाइम। तो यही बोलना चाह रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट आर टाइम्स एंड probability of failure is n minus r times in any specific order। दुनिया भर के n ट्रायल्स हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक ऑर्डर को इस तरह से होने को हम बोलेंगे probability of success is p, that is happening r time, and probability of failure is q, this is also happening n minus r time, and both the events are independent event। So then the probability of happening of the event are of any event r times and failure n minus r time in any specific order will be equal to p into p into p up to r times into q into up to n minus r time। तो p को अगर r बार मल्टीप्लाई करोगे तो this comes out to be your p raised to the power r, and this is p raised to the power r, और q को अगर n minus r टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो it will be q raised to the power n minus r। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी आर बार सक्सेस हो रही है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उस वो पी की पावर आर हो गया, और वही प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग या फेलियर उस इवेंट की वो एन माइनस आर है। तो क्यू अगर हमारा फेलियर का है तो क्यू एन माइनस आर बार मल्टीप्लाई करूंगा, आर एन माइनस आर टाइम फेल हो रहा है तो क्यू की पावर एन माइनस आर होगी। एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास एन ट्रायल्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट, बट द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट कैन हैपन आर टाइम आउट ऑफ एन इज इक्वल टू ऑलवेज NCR। अब देखिए स्पेसिफिक वन इवेंट के होने आर टाइम होने का और एन माइनस आर टाइम फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी था वो था पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, वो तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात है। ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते, वो तो सिंगल कॉम्बिनेशन की बात थी। टोटल कॉम्बिनेशन आर probability of r success out of n trials, this will be NCR। ये हमारा अलजेब्रा का लॉ होता है, कॉम्बिन टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में NCR। तो अब जाके probability of r success and n minus r failure in n number of trials in any order can be equal to NCR into p की power r into q की power n minus r। It can be expressed as p x is equal to r, pr is equal to NCR pr q raised to the power n minus r। This is the probability of r success in n trial। This is your binomial function। कितना इंटरेस्टिंग है, p अगर probability of success है वो r बार होता है, r टाइम है probability of happening of the event r times, और probability of failing of the event n minus r times।
or in a specific order, its probability was PR q raised to the power n minus r. But in this case, we can find out the total number of ways. वो तो एक कॉम्बिनेशन की कहानी थी, एक स्पेसिफिक ऑर्डर की। ऐसे ऐसे तो हमारे पास दुनिया भर के हमारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सिखा रहे हैं आपको कि अगर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच द इवेंट कैन हैपन r टाइम्स आउट ऑफ n टाइम, दिस इज NCR। तो अब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस एंड n माइनस r फेलियर इन n ट्रायल्स इन एनी ऑर्डर, this will be equal to NCR PR into 2 raised to the power n minus r। इसी को probability of r success in n trials बोलते हैं। यही तुम्हारा PD बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है। अगर ये जो एक्सपेरिमेंट है दिस आर, जब मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल, ये आर तुम्हारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू n तक भी हो सकता है। आर की वैल्यू 0 1 2 से लेके n तक जा सकती है। अगर ये तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर कैपिटल N टाइम रिपीट कर रही है, तो सिंगल ट्रायल्स की कहानी थी अब तक, अगर n बार ये रिपीट कर रहे हैं तो देन द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो तुम्हारा PR था उसको नंबर ऑफ टाइम्स n से मल्टीप्लाई कर दो। तो उस केस में जो हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा कैपिटल N इंटू जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा यहाँ फॉर्मूला था, कैपिटल N इंटू NCR PR into 2 की power n minus r. So this is your binomial distribution function. Now properties of binomial distribution function. Certain properties are there. First is it is discrete distribution. अभी अभी आपको शुरू में ही बताया था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डाटा वैल्यूज होती हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, होल नंबर में होती हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ डेथ्स इन ए रोड एक्सीडेंट, ये डिस्क्रीट हो गया। यही तो बोलेंगे 3 मरे या 4 मरे, 3.5 थोड़ी मत बोलेंगे। ये क्या, ये इस तरह के वैल्यूज को बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा ये इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर p q एंड n। जो तुम्हारा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और n नंबर ऑफ ट्रायल्स। इन तीन को पैरामीटर्स बोलते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तीसरा द मीन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कि म्यू से दिखाते हैं, this is always equal to n into p। n is the number of trials, p is the probability of success। थर्ड हो गया। फोर्थ the variance of the binomial distribution which is denoted by sigma square, this is always equal to npq। sigma square जो वेरिएंस है दिस इज npq, n is the number of trials, p is the probability, q is failure। अगर सिग्मा स्क्वायर npq है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ npq। इससे ये पता चलेगा कि वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मीन। नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल। जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा अगर p की वैल्यू तुम्हारी p इज इक्वल टू q अगर होगा, अगर दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोनों बराबर होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये जिस तरह का राइट साइड में बन रहा है कर्व बस ये हमारा लेफ्ट में बने, तब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन अगर p इज नॉट इक्वल टू q तो तब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ, और नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में ज्यादा झुका हुआ। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल होने का। नेक्स्ट मॉड ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फॉर्मूला है n+1 इंटू p। अगर ये इंटीजर होगा, ये वैल्यू निकाल करके n+1 इंटू p अगर इंटीजर होगा तो दो मॉड होंगे। देखिए क्या होगा, सपोज करो इंटीजर होना चाहिए, तब इस केस में जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर n+1 इंटू p की वैल्यू तुम्हारी इंटीजर आती है, होल नंबर आता है, तो ये जो मॉड होगा इसमें बाई मॉडल होगा, दो मॉड निकलेंगे। देखो कैसे, अगर n इज इक्वल टू 9 है, होल नंबर है, डिस्क्रीट है, p की वैल्यू हाफ है और n+1 इंटू p इस फॉर्मूले में रखा, 9 + 1 10 इंटू हाफ हो गया, 5 इंटीजर हो गया, पूरा पूरा इंटीजर हो गया। तब ये इसमें दो मॉड निकलेंगे, एक तो n+1 इंटू p ये 5 हो गया, दूसरा होगा n+1 इंटू p
-1 कर देना। 5 आया था, 5 में से 1 गया 4, तो 2 मॉड हो गए, एक तो 5 और एक 4। जब हमारा n+1 इंटू पी की वैल्यू इंटीजर आती है, डेसिमल में नहीं आती है। अगर n+1 इंटू पी की वैल्यू इंटीजर नहीं होती है, डेसिमल में होती है, तब उसका एक ही मॉड होता है। तब उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। उस केस में जो मॉड होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। जैसे n इक्वल टू 10 है, p इज इक्वल टू 1/3, तब इसमें जो मॉड निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू p, तो n की वैल्यू रखेंगे तो 10+1 इंटू 1/3, 3.63, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, तो इसका मॉड एक ही होगा जो कि 3 होगा। तो इस तरह से ये हमने सारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपकी समझ में आए और बेटर तरीके से आ सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है इन जो जहां से हमें प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैंने वही क्वेश्चन ले लिया। इन टॉसिंग 10 कॉइन्स, 10 कॉइन को टॉस कर रहे हैं या एक ही कॉइन को 10 बार टॉस करो, एक ही मतलब है इसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 7 हेड, ये निकालना है कि 10 कॉइन टॉस किए जा रहे हैं तो 7 हेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एक बार टॉस करने को मैंने निकाल दिया, 2 बार कॉइन को टॉस किया तो तब भी निकाला, 3 बार टॉस किया तब भी निकाला, यहाँ 10 बार टॉस किया, यही मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। प्रोबेबिलिटी के सिंपल फॉर्मूले लगा के मैं नहीं निकाल पाया इसको। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता है, टॉसिंग 10 कॉइन्स है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल, आपको पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, किसी कॉइन को अगर उछाले तो उसका एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ। और जो हेड ना आने की कह सकते हैं या टेल आने की, उसको क्यू से दिखा देंगे। p प्लस क्यू 1 होता है तो q इक्वल टू 1 माइनस p हो गया, तो 1 माइनस हाफ, दिस इज हाफ। तो एक चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, इसमें p और q की वैल्यू हमेशा ऑलमोस्ट आपको हाफ ही दिखाई देगी। अब इसमें आपको पता था प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल्स, इसके लिए फॉर्मूला था PR इज इक्वल टू NCR इंटू p की पावर r q की पावर n माइनस r। r है नंबर ऑफ सक्सेस, n है टोटल ट्रायल्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल्स, n जो कि यहाँ 10 है, ये फॉर्मूला PR प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल्स कहते हैं। तो यहाँ n की जगह 10 हो गया तो 10CR हो गया, p की जगह हाफ, हाफ की पावर r हो गया, इंटू q भी हाफ था, हाफ की पावर n माइनस आर, 10 माइनस आर हो गया। ये तो हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस इन n ट्रायल। लेकिन मुझको r क्या लेना है, 7 सक्सेस कितनी बार, 7 बार। तो r नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 7 हेड इन 10 ट्रायल्स, ये हो जाएगा P7 इक्वल टू r की जगह यहाँ 7 रख दीजिए, 10 से 7 हाफ की पावर 7 इंटू हाफ n माइनस 7 r, क्योंकि 7 है r की जगह 7 रख दिया। ये हो गया 10C7 इंटू हाफ की पावर, यहाँ 7 था, यहाँ 10 माइनस 7 ये 3 हो गया। तो अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, यहाँ 7 था या 3 था या 10 हो जाएगा, 10C7 इंटू हाफ की पावर 10। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, बाकी तो आप समझ सकते हैं। अगर नीचे ऊपर 10 है नीचे 7 है तो 10 को जितना नीचे लिखा हुआ इतने फैक्टर करते जाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 10 9 8 7 6 4 6 5 4, ये देखिए 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन जो नीचे लिखा हुआ 7 उसको 7 फैक्टोरियल लिखो, 7 फैक्टोरियल इंटू पीछे वही लिख दिया मैंने हाफ की पावर 10। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 से स्टार्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये मैंने करा, ये 7 6 1 4 3 2 1 जब तक नहीं आता। तो इस कैलकुलेशन को मैंने अगर सॉल्व किया, ऊपर मैंने तो 10 9 8 7 6 अप टू 4 था, नीचे 7 6 इस सबको कैलकुलेट किया, इसको भी सॉल्व किया तो आ रहा 120 अपॉन 1024। तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड in 10 coins, in tossing of 10 coins, this is 15/128। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे एक ही झटके में निकल गया, लेकिन अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी लॉ लगाऊंगा तो निकलना मुश्किल। इस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं किसी क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, अब यहाँ n जो है 6 हो गया, कोई भी डाई 6 बार फेंका गया। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, अब इंटरेस्टिंग चीज है ये, इनको जरा गौर से पढ़ा करो। और उस डाई के लूडो के गिट्टे में ऑड नंबर आने को ही सक्सेस बोला गया है।
तो आपको पता है लूडो के गेटे में तो टोटल पॉसिबल केस तो तुम्हारे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें जो ऑड नंबर होता है वो तुम्हारे 1 3 5 ही तो होते हैं, विषम संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर पी, मैं यही समझाने जा रहा हूँ, ये है तुम्हारा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल। ऑड तुम्हारे 3 निकल सकते हैं नंबर, और टोटल के क्वेश्चन 6 हो सकते हैं। 3/6 हाफ हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर आ गया इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई। P हो गया हाफ, Q हो गया 1 माइनस P, दिस इज 1 माइनस 1/2, दिस इज हाफ अगेन। लेकिन इस पूरे सिस्टम में ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस निकालना है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 7 सक्सेस निकाला था, यहाँ कहता है 5 सक्सेस निकालो। P की वैल्यू पता है हमें, Q की वैल्यू, P की वैल्यू पता है हाफ है, Q की वैल्यू भी हाफ है। X है नंबर ऑफ सक्सेस इन एंड ट्रायल्स, और R इज और ऑफ R सक्सेस इन एंड ट्रायल्स कह सकते हैं। यहाँ ट्रायल तुम्हारे 6 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन एंड ट्रायल्स ये हो जाता है, ये आपको पता ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, NCR इंटू P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और R है कितने बार सक्सेस हुआ है, n है टोटल फ्रिक्वेंसी। अब R की वैल्यू यहाँ 0 1 2 अप टू, क्योंकि 6 तक जा सकता है, और यहाँ टोटल ट्रायल्स हैं तुम्हारे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस हो जाएगा, n की जगह 6 रख दिया, 6CR हाफ इंटू R इंटू हाफ इंटू 6 माइनस R हो गया। 6 माइनस R को R के साथ अगर मैं हाफ के पावर 6 माइनस R, इसको अगर सॉल्व करूंगा, नंबर सेम है, पावर मल्टीप्लाई करने पे जुड़ जाती है, R प्लस 6 माइनस R, तो ये बचेगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 6CR हाफ की पावर 6 हो जाएगा, माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगी। अब जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, R इज इक्वल टू 5 रख दीजिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 6C5 इंटू हाफ की पावर 6। ऑलरेडी था 6C5, मैंने बोला था जितना नीचे लिखा हुआ उतने फैक्टर करना, ऊपर जितने 6 से स्टार्ट करते हुए। तो 5 लिखा है तो 5 फैक्टर हो जाएंगे, 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे जितना सी में नीचे लिखा हो 5 उसका फैक्टोरियल निकालिए। यहाँ 5 फैक्टोरियल बोल रहा है तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से स्टार्ट कीजिए, 5 से जब तक 1 नहीं आ जाता, 5 4 3 2 1, ये मिला probability of 5 success, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 upon 2 की power 6, this is 1 by 64। इसको सॉल्व किया तो this is 6 upon 64 equal to 3 by 32। तो ये आपका probability of 5 success है, जबकि a die is thrown 6 times, ये probability of getting odd number when the die is thrown 6 times. Second part of the question is at least 5 success बोला, ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, at least 5 success, मैक्सिमम मेरे पे कितना सक्सेस है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 5 सक्सेस का मतलब या तो 5 हो सकता है, at least 5 सक्सेस मतलब कम से कम 5, और यहाँ कितने बार फेंका उसने 6, या तो 6 हो सकता है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 इक्वल टू व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। यही फार्मूला जो इक्वेशन फर्स्ट था, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस में एक बार 5 के सक्सेस का लिख दिया मैंने, एक बार प्लस 6 सक्सेस का लिख दिया, तो ये दोनों को बाद में ऐड कर दिया, 6 से 5 इंटू 1 बाई हाफ इंटू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट से सीधा मैंने निकाला हुआ है। और यहाँ देखे प्लस 6 बाई 6 C6 इंटू 1/2 की पावर 6, और ये हो जाएगा क्योंकि पीछे 1/2 की पावर 6 सेम है, 6 से 5 तुम्हारा 6 हो गया, करके देखिए 6 को 5 बार करके नीचे फैक्टोरियल 5 करके वो 6 ही आता है, ये हो गया 6 + 1 1/2 रेज़ टू द पावर 6, तो दिस इज 7/64। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, NC n हो चाहे NC 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, CC 6 है, this is 1, 6C 0, this is 1, NC 1, 6C 1, this is 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता हूँ। अब जो है लास्ट क्वेश्चन ये है कि 6 dice are thrown 729 times and how many times do you expect at least 3 dice to show 5 or 6। अब देखिए 6 डाई हैं और 720 बार ये थ्रो किए जाते हैं, तो तुम्हें निकालना है कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट डाइस टू शो 5 और 6। यहाँ कैपिटल N है, नंबर ऑफ टाइम्स जितने बार इसको हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, दिस इज कैपिटल N 729।
एंड जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो 6 है। अब जो x है जिसको मेन हमने कंसिडर करना है, नंबर ऑफ डाइज शोइंग 5 और 6, देखो ना यहाँ पे कहता है ये हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6। तो पहले तो 5 और 6 जो मेन प्रॉब्लम है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो p मान लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 इन ए सिंगल ट्रायल या सिंगल थ्रो में निकालते हैं पहले से। तो 5 आने की 5 तो एक ही तरह से निकाल सकता है, टोटल है 6, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 और 6 तो एक ही 6 भी एक ही तरह से निकल सकता है लूडो के गिटे में, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। तो p जो बनेगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 और 6 इन ए सिंगल throw of a dice, this will be 1/6 plus 1/6, this is equal to 2/6, this is 1/3। p निकल गया 1/3, 5 या 6 निकालने का किसी भी डाई में, और q जो होगा ना निकलने का, q 1 माइनस p कर दिया, 1 माइनस 1/3, दिस इज 2/3। अब आपको ये तो पता ही है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मेन फॉर्मूला है, probability of r success in n trials, ncr pr q की पावर n माइनस r होता था, तो probability of r success n, number of trials are 6 here, यहाँ देखो ना, तो ये हो गया probability of r success in 6 trial will be 6cr p 1/3 raised to the power r into q 2/3 n minus r 6 minus r। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं कि 1 is now the probability of getting at least 3 dice showing 5 और 6, तो ये हो जाएगा 6cr, यहाँ से लिया मैंने, यहाँ ये देखिए ये सीधा 6cr 1/3 की पावर r 2/3 की पावर 6 minus r। अब ये इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस, और डाइस है हमारे पास 3, एट लीस्ट 3 बोला है, कम से कम 3, तो क्या क्या होंगे वो, हम पे तो 6 डाइस हमने करना है, एट कम से कम बोला 3, तो क्या हो सकता है आर की वैल्यू 3 4 5 6, एटलीस्ट 3 मींस आर कैन बी 3 4 5 6। तो ये जो x की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 भी हो सकता है, एटलीस्ट 3 बोला, कम से कम 3, तो 3 भी आएगा उसमें। तो इसमें हमें देखिए 6cr 1/3 की पावर, ये हमें अभी पता चला कि पावर r 2 की पावर 3 6 माइनस r। अब यहाँ से r इक्वल टू 3 4 5 6, ये एक्चुअल में ये समेशन होना चाहिए था, ये इस तरह से, और ये होना चाहिए था समेशन, और जहाँ r की वैल्यू तुम्हारी 3 4 5 6, r की वैल्यू 3 लगाता हूँ यहाँ, तो ये हो जाता है 6c3 1/3 की पावर 3 और 2/2/3 6 माइनस 3, दिस इज 3। ये केस हो सकता है, या तो r इक्वल टू 4 लगाऊंगा तो 6c4 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/3 की पावर यहाँ देखो 4 लगाऊंगा तो 1/4, और 2/3 की पावर 6 माइनस 4, दिस इज 2। लास्ट में 6 r इक्वल टू 5 अगर लगाया तो 6c5 यहाँ पे इस केस में, और ये 1/3 की पावर 5 इंटू 2/3 6 माइनस 5, दिस इज 1। लास्ट में वो 6 भी हो सकता है, 6c6, और 1/3 की पावर r की जगह हो गया 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 6 माइनस 6, दिस इज 0। तो ये मेरे केसेस हो सकते हैं कि एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6, एटलीस्ट 3 डाइस हमारे पास हम फेंक रहे हैं उसको 6 बार, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इट कैन बी 3 आइदर 3 4 और 5 और 6। तो ये निकला इसको सॉल्व करके टोटल 233 अपॉन 729, ये तो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 डाइस आउट ऑफ 6, लेकिन दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन रिपीटेड 729 टाइम्स। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई 729 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो नाउ द फ्रीक्वेंसी दैट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6, the dice are thrown 729 times, this is equal to n into p r, this is 729 into जो प्रोबेबिलिटी था इसका 233 upon 729, तो 233 is your required number of times I can expect at least 3 dice to show 5 or 6. That's it. If you have found this video interesting and helpful, please like this video and subscribe my channel. Thank you very much.